जरा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जहां स्क्रीन पर गोलियां चलती हैं, गलियां लहू से लाल हो जाती हैं और एक गैंगस्टर का नाम सुनते ही पूरा शहर सिहर उठता है। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने ठीक यही जादू बिखेरा। इसमें कराची की लियारी टाउन की काली दुनिया को इतने जीवंत तरीके से दिखाया गया कि दर्शक थिएटर से निकलते वक्त अपनी पीठ पर ठंडक महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिल्म का ये रोमांच तो बस एक झलक है। असल जिंदगी की कहानी वो है रहमान डकैत की, कराची के सबसे कुख्यात गैंगस्टर की, जिसकी दास्तान फिल्म के हीरो को भी फीका कर देती है। यहाँ कोई हीरोइन बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, ना ही स्लो मोशन शूट आउट, बल्कि खौफ की वो हकीकत जो लियारी की तंग गलियों से निकलकर पूरे पाकिस्तान को दहला गई। रहमान डकैत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक तूफान था। अपराध, राजनीति, बदलाव और बगावत का ऐसा मेल जो कानून को भी चूमने की हिम्मत ना दे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। लियारी टाउन कराची का वो इलाका जहां गरीबी और गैंग्स की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सूरज की किरणें भी डर कर लौट जाती हैं। यहाँ की हवा में ड्रग्स की महक घुली रहती है और रातें इतनी डरावनी कि बच्चे लोरियों में गैंगस्टर के नाम ले लेकर सोते हैं। रहमान डकैत इसी लियारी का बेटा था। उसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसका जन्म 1975 में एक ऐसे घर में हुआ जहां दीवारें टूटी हुई थी और सपने चुराए गए थे। उसके पिता दाद मोहम्मद और माँ खदीजा बीबी एक साधारण बलूच परिवार से थे, गरीब लेकिन जज्बे से भरे। लियारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत किला रहा है, लेकिन ये किला गरीबी के जाल में फंसा था। अपराध यहाँ की सांस था और ड्रग्स उसका खान। रहमान के पिता और चाचा शेरू 1964 से ही अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी कर रहे थे। उनका घर अफसानी गली के काला कोट में था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें इतनी मजबूत थी कि पुलिस भी सतर्क होकर घूमती। दाद मोहम्मद ने 1960 के दशक में ही अफगानिस्तान की सीमाओं को पार करके हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया था। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने लियारी को ड्रग का बाजार बना दिया। 1970 के दशक में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी, तब ये नेटवर्क और फला फूला, लेकिन दुश्मन भी कम न थे। काला नाग नाम का एक गैंग लीडर सामने आया, जिसने रहमान के परिवार पर हमला बोला। खूनी झड़पें हुई, लेकिन आखिरकार काला नाग की मौत से मामला शांत हुआ। दलाल और शेरू बहुत मजबूत थे, लेकिन इनसे भी ऊपर था काला नाग। लेकिन इन दोनों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, काला नाग को रास्ते से हटाने की सोचा और रास्ते से हटा भी दिया। लेकिन चुपचाप नहीं, बल्कि खुलेआम काला नाग का सर लियारी की गली में टांग दिया, जिससे वहां के लोगों में उनका खौफ बना रहे और उनकी रूह कांप जाए। लेकिन वो कहते हैं ना एक दिन तो सबका अंत होना है। फिर आता है वो दिन जब दलाल की भी मौत हो जाती है, और ये कोई साधारण मौत नहीं होती, बल्कि दलाल को इकबाल ने मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इकबाल कौन है। इकबाल दलाल का पुराना दुश्मन है, जिसे बाबू डकैत भी कहते थे। उसकी दुश्मनी तब शुरू होती है जब दलाल ने काला नाग को मारा था। बाबू डकैत ने दलाल को बीच सड़क पर काट डाला। इसके बाद पुलिस जांच होती है और बाबू पुलिस की गोली से नहीं मरा। जब CIA ने उसे छापा मारकर अरेस्ट किया, तब उसे लकवा मार गया और ऐसे ही देखते देखते 2 डॉन का अंत हो गया। इस सबसे अनजान छोटा सा रहमान, जब उसके खेलने की उम्र थी, तब उसने देखा कैसे उसके पिता की मौत हो गई। रहमान दाद मोहम्मद का इकलौता बेटा था। लियारी की वो तंग गंदी गलियां उसके लिए स्कूल बनी, जुर्म का पहला स्कूल, जहां पढ़ाई नहीं बल्कि जीना सिखाया जाता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक बच्चा जो सुबह उठकर स्कूल जाने के बजाय ड्रग्स की पैकेट छिपाने लगे। बचपन से ही रहमान ड्रग्स पेडलिंग की ABC सीख गया और यही उसका बचपन था। भूख, डर और एक विरासत जो उसे खींच रही थी अंधेरे की ओर। अपराध रहमान के परिवार में कोई नई चीज नहीं थी। गरीबी ने उसे चाबुक मारा
और बलोच बिरादरी की जातीय पहचान ने उसे हवा दी। लियारी में बलोच लोग हमेशा से ही अलग थलग महसूस करते थे। अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो बलोचिस्तान पाकिस्तान से अपने आप को अलग मानता है और अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है, जो मानता है कि शुरू से ही बलोच के लोगों पर अपराध होते रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से कटे हुए, अपनी संस्कृति और जज्बे पर गर्व करने वाले। जब रहमान को बिरादरी का समर्थन मिला तो वो बस एक लड़का नहीं रहा, बल्कि एक लोकल हीरो बन गया। पिता की मौत ने आग लगा दी। रहमान की आंखों में तब से बदला जल रहा था। परिवार की ये खूनी विरासत ने उसे एक खूंखार अपराधी बना दिया। लेकिन शुरुआत तो बस एक छोटे से कदम से हुई। बस 13 साल की उम्र में रहमान की आपराधिक दुनिया की दस्तक हुई। एक मामूली झगड़े में उसने अपने पड़ोसी पर चाकू चला दिया। लियारी की गलियों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। छोटा रहमान ने खून बहा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की पुरानी रिपोर्ट बताती है ये उसका पहला हिंसक अपराध था। लेकिन लियारी के गैंग कल्चर में ऐसे काम नौजवानों को स्टेटस देते थे, जैसे कोई बैच पहन लिया हो। ड्रग्स बेचने की मजबूरी ने उसे हिंसा की राह पर धकेल दिया। भागते भागते रहमान ने छिपने की कला भी सीख ली, जैसे कोई जंगली बिल्ली हो। ये घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी। बाबू डकैत का बदला लेने का पहला कदम। 1990 के दशक के आखिर में रहमान को हाजी लालू का साथ मिला। हाजी लालू दलाल का पुराना साथी, यानी कि रहमान के पिता का पुराना साथी था, और लालू लियारी का असली चौधरी था। ड्रग्स, बंदूकों और रंगदारी का बादशाह था। रहमान ने लालू के बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और फिर पीपीपी के संरक्षक से ये गैंग आसमान छूने लगा। विकिपीडिया और पुरानी खबरों के मुताबिक लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को इतना मजबूत कर दिया कि वो अटल हो गया। लियारी में छोटे मोटे चोर चक्के को कम करने का क्रेडिट भी रहमान को मिला। वो लोकल झगड़ों को सुलझाने लगा जैसे कोई गांव का सरपंच हो। हाजी लालू ने खुशी खुशी उसे अपना वारिस घोषित कर दिया। ये दौर रहमान के लिए ट्रेनिंग कैंप था। गैंग वॉर की तैयारी, हथियार चलाना, दुश्मनों को पहचानना। गलियों में फुसफुसाहट बढ़ गई। रहमान आ रहा है, लियारी बदलने वाला है। लेकिन बदलाव का मतलब था खून, और वो खून बहना शुरू हो गया। और फिर आया वो दिन जो लियारी को सदमे में डाल गया। 19 साल की उम्र में रहमान ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग आज भी कांप उठते हैं। उसने अपनी ही माँ खदीजा बीबी को बेरहमी से मार डाला, गला दबाकर फिर छत के पंखे से लटका दिया। इल्जाम ये था कि माँ की किसी दुश्मन गैंग के आदमी से चक्कर था। पुलिस ने इसे घरेलू झगड़ा बताया, लेकिन सच्चाई तो कड़वी थी। ये हत्या लियारी के लिए भूकंप से कम नहीं थी। रहमान फरार हो गया और मीडिया ने इसे उसकी क्रूरता का चिन्ह बना दिया। परिवार टूट चुका था, पिता की मौत, अब माँ की। लेकिन रहमान का जुर्म का सफर तेज रफ्तार पकड़ गया। बलोच समुदाय में उसकी चर्चा होने लगी, कुछ डर से तो कुछ गर्व से। इसी हत्याकांड ने उसे डकैत का टाइटल दिया, जैसे कोई बेडेज जो कभी ना उतरे। क्या एक इंसान इतना बदल सकता है? गरीबी, बदला और गलत साथ ने रहमान को राक्षस बना दिया। लेकिन लियारी के लिए वो अब एक नाम था, डर का नाम। लेकिन एक कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर यहाँ तो हाजी लालू रहमान का बाप भी नहीं था। कुछ रुपए के चक्कर में हाजी लालू ने रहमान के साथ गद्दारी कर डाली। रहमान डकैत ने एक अमीर व्यापारी को किडनैप किया और फिरौती की रकम मांगी। लेकिन हाजी लालू ने एक चाल चली। उसने रहमान को कहा, मेरी इज्जत की बात है, तुम इसे छोड़ दो। रहमान हाजी लालू को अपने पिता की तरह मानता था, इसीलिए उसने बात मान ली और उस व्यापारी को छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद हाजी लालू ने रहमान से छुपाकर उसी व्यापारी को पकड़ा और उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ये बात रहमान को जब पता चली तो रहमान को ये समझ आ गया कि वो जिसे अपना बाप समझ रहा था, वो तो उसका सबसे बड़ा गद्दार निकला, जिसने उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। जिसके बाद हाजी लालू और रहमान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हुई और कमान रहमान के हाथ में आ गई। उसने उजैर बलोच, जो कि उसका अपना चचेरा भाई था, और बाबा लाडला को दाएं बाएं रखा और ड्रग ट्रेंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लियारी अब उसका किला था, हर गली हर कोना उसके कंट्रोल में था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो एक्सटॉर्शन और हथियार की तस्करी में मास्टर बन गया। लेकिन चालाकी ये कि छोटे अपराधों को दबाकर उसने खुद को रॉबिन हुड जैसा दिखाया। लोकल लोग कहते, रहमान के जमाने में रात को भी बेफिक्र घूमो, चोर नहीं मिलेंगे। वो गरीबों को दवा, खाना बांटता, विवाद सुलझाता। इसी के साथ पीपीपी के नेताओं से नजदीकी बढ़ाई। लियारी की राजनीति अब उसके इशारों पर नाचने लगी। क्या ये अच्छाई थी या कोई चाल? रहमान जानता था ताकत के लिए इमेज जरूरी है, और ये इमेज उसे मिल गई, हीरो की, लेकिन अंदर से विलेन की। 2003-04 तक रहमान लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था, और इधर हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी तैयार हो रहा था। मीडिया की खबरों के मुताबिक रहमान ने बलोच युवाओं को एकजुट किया जैसे कोई सेना का कमांडर हो। ड्रग्स और हथियारों से उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच गई। वो पानी के टैंकरों पर कब्जा करने लगा, जमीनें हथिया ली। लियारी को लोग वाइल्ड वेस्ट कहने लगे, जहां कानून नहीं बंदूकें बोलती। लेकिन रहमान ने सोशल वर्क भी जारी रखा, गरीबों की शादियां कराई, स्कूलों में किताबें बांटी। यही दोहरा चरित्र उसे पॉपुलर बना गया। पीपीपी ने उसे वोट बैंक का रक्षक बना दिया। चुनावों में उसके गुंडे वोट डलवाते, विरोधी डरते। लियारी में रहमान का राज था, लेकिन बाहर से ये राज खतरनाक लगता। सवाल ये था कि ये शेर कब तक दहाड़ेगा। पीपीपी से रहमान का रिश्ता खून का कतरा था। 1988 से लियारी पीपीपी का गढ़ था और रहमान को वोटों का रखवाला बनाया गया। रहमान बेनजीर भुट्टो का करीबी बन गया। 2007-08 में मुशर्रफ के खिलाफ आंदोलन में उसकी भूमिका कमाल की थी। उसके आदमी सड़कों पर उतरे, विरोधियों को कुचला, बदले में पीपीपी ने पुलिस से बचाया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रहमान पार्टी का सिक्योरिटी विंग बन गया। गैबोल जैसे नेताओं से टकराव भी हुआ। ये गठजोड़ अपराध को चमकदार बनाता था। रहमान ने अपने गैंग के दफ्तरों पर पीपीपी के झंडे लगाए। राजनीति ने उसे अजय बना दिया। पुलिस की आंखें बंद, दुश्मन कांपते रहे। लेकिन ये दोस्ती कितनी नाजुक थी, ये रहमान को बाद में पता चला। सियासत का खेल ऐसा होता है, आज साथी तो कल दुश्मन। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। बाहर से शांति का संगठन, अंदर से गैंग का कवल। मीडिया की खबरें कहती हैं कि पीएसी ने झगड़े सुलझाए, वेलफेयर बांटा, लोगों की मदद की, लेकिन पीछे एक्सटॉर्शन का खेल चलता रहा। उजैर बलोच को कमांडर बनाया, लियारी में दफ्तर खोले। पीपीपी ने पूरा समर्थन भी दिया। पीएसी ने गैंग वॉर को कंट्रोल किया, छोटे अपराध रोके। सच तो ये था कि ये लियारी की पैरेलल सरकार बन गई। रहमान का कानून शक्ति चरम पर थी, लेकिन दुश्मन भी बढ़ रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू था। और फिर वो समय आया जब पप्पू ने रहमान को ललकारा, एक ऐसा दुश्मन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का समर्थक था, जो लियारी पर कब्जा चाहता था। यहीं से गैंग वॉर की आग भड़क गई। 2008 से गैंग वॉर ने जोर पकड़ा। नेशनल अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज लाशें गिरती, सैकड़ों निर्दोष मारे गए। रहमान ने पीपीपी की ताकत से पप्पू को लियारी से भगाया। उजैर और बाबा लाडला ने हमले लीड किए। अब वहां फैली काटे हुए सिर से फुटबॉल खेलना। पप्पू के पिता को भी निशाना बनाया गया। ये जंग लियारी को लाल रंग में रंग रही थी, और पीपीपी एमक्यूएम का पुराना टकराव इसमें झलक रहा था। खून की नदियां बह रही थी, लेकिन रहमान हंसता, ये मेरा शहर है। 2009 तक रहमान शेरे लियारी बन चुका था। उसके खिलाफ 80 से ज्यादा केस थे, लेकिन पीपीपी की छत्र छाया ने उसे आजाद रखा। लेकिन किस्मत का खेल बदल गया। बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या हुई और रहमान का नाम शक के घेरे में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीएसी ने लियारी पर पूरा कंट्रोल ले लिया, रंगदारी से करोड़ों कमाए, लेकिन ये ताकत दुश्मनों को बढ़ा रही थी। अब पीपीपी के नेताओं से भी झगड़ा होने लगा। रहमान ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए और यहीं उसका पतन बना। लियारी में वो हीरो था, बाहर खलनायक। चरम पर पहुंचकर खतरा बन गया। सवाल उठे, ये शेर को कौन रोकेगा? 9 अगस्त 2009 का दिन बहुत डरावना था। उस दिन रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील
के साथ स्टील टाउन जा रहा था। रास्ते में एसएसपी चौधरी असलम खान की टीम ने उनकी कार रोक ली। रहमान को कुछ गड़बड़ का शक हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले रहमान के लोगों ने फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के बाद रहमान की लाश मिली, जिस पर 22 गोलियां लगी थी। कार से हथियार भी बरामद हुए। इसी के साथ लियारी का एक बड़ा दौर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमान की पत्नी ने कहा कि ये सब एक फेक एनकाउंटर था। सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। परिवार का शक था कि रहमान का अपहरण किया गया था और वह तुर्बत से लौट रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि गोलियां सिर्फ 3 फीट की दूरी से मारी गई थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मौत के बाद पीएसी टूट गई। फिर उजैर ने इसकी कमान संभाली और अपना नेटवर्क फैलाया। रहमान की जनाजे में हिंसा भड़क गई। 7 लोगों की मौत हुई और इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसका असर पीपीपी पर भी पड़ा और उसे राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। गैंग वॉर चलती रही, लेकिन 2013 में रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद लियारी की हालत में काफी सुधार आया। आज भी कई लोग रहमान को रॉबिन हुड की तरह याद करते हैं। उसकी कहानी अपराध और राजनीति की सच्चाई दिखाती है, जहां विरासत खून से लिखी गई, लेकिन उससे मिलने वाला सबक हमेशा जिंदा रहा। आज लियारी की गलियां शांत हैं, मगर रहमान का खौफ अब भी कहानियों और लोरियों में जिंदा है। क्या फिल्में ये सच्चाई को पूरी तरह दिखा पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि असली जिंदगी का ड्रामा फिल्मों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। खैर, रहमान डकैत की ये पूरी कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।